की क्रांति से। देखिए ये जो नोट्स है मैंने खुद से लिखा है, हर एक एक पॉइंट बहुत सावधानी से लिखा है, और जो NCERT बुक है उससे एक एक पॉइंट छाप कर लिखा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जितना भी लिखा हुआ है बहुत सीक्वेंस से लिखा है, मतलब पहले 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद जो भी सन के हिसाब से, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम। 1857 की क्रांति हुई, फिर जो महान समाज सुधारक आएंगे वो, फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होगी, मतलब एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, केवल पढ़ाना है क्योंकि। तो देखिए क्या दिया है, 1857 की क्रांति के प्रमुख बिंदु, तो यहाँ से पॉइंट दिए हैं। तिथि कब हुई थी 1857 की क्रांति? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, और स्थान कौन था ये तो सभी जानते हैं, अपने भारत में हुई थी। इसके पीछे की एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 1 मिनट की। ऐसा हुआ था कि 31 मई को अपने भारतवासियों ने डेट रखी थी। 31 मई 1857 को भारतवासियों ने डेट रखी थी कि हमें यहाँ पर क्रांति फैलानी है। भारतीयों ने ये सोचा था कि 31 मई 1857 को क्रांति फैलाएंगे, लेकिन इस दिन जो इन्होंने प्लान बनाया था कि 31 मई का, तो ये प्लान किसको पता चल गया? अंग्रेज़ों तक पहुँच गया। मतलब अंग्रेज़ों को भनक लग गई कि 31 मई को भारतीय हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और ये लोग क्रांति फैला देंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 31 मई का, मतलब 31 मई का पता तो चल ही गया था उनको, तो 31 मई ना करते हुए इन्होंने 10 मई को ही भारतीयों के ऊपर धावा बोल दिया। अब जब पहले तो फ़ोन चलते नहीं थे कि मतलब तुरंत फ़ोन कर दो तो सब लोग सचेत हो जाएं कि हाँ ये लोग धावा बोलने आ रहे हैं, तो हम लोग तैयारी कर लें। तो इन्होंने जब धावा बोला अंग्रेज़ों ने, तो भारतीय कुछ नहीं कर पाए, भारतीयों के पास क्योंकि कुछ भी नहीं था। ठीक है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं, देखिए तिथि कौन सी थी? 10 मई 1857। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके परिणाम क्या निकले थे? विद्रोह का दमन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, और ब्रिटिश क्राउन महारानी का प्रतिनिधित्व स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है अन्य नाम। अब ये जो 1857 की क्रांति है, इसको कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, भारतीय विद्रोह या गुर्जर विद्रोह भी कह देते हैं। और क्रांति दिवस 10 मई 1857 को जब क्रांति हुई, तो 10 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? क्रांति दिवस। क्या मनाया गया? क्रांति दिवस। फिर आता है 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों व पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट आता है मेरठ जेल पर हमला। कहाँ पर? मेरठ जेल पर हमला कब कैसे हुआ? 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी, फिर दिल्ली में जाकर क्रांति शुरू कर दी। कहाँ पर? दिल्ली में जाकर क्रांति शुरू कर दी। अब देखिए ये बुक बहुत पूछी जाती है कि ये किसने लिखी थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वीडी सावरकर की है। किसकी है? वीडी सावरकर की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वीडी सावरकर की है। आता है नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था? तो किसने माना था? वीडी सावरकर ने ही माना था। ठीक है, अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कारण रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? राजनीतिक कारण था सबसे पहला, ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध, मतलब यदि किसी राजा के पुत्र नहीं होते थे तो उस राजा को पुत्र लेने का अधिकार, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। मतलब अगर खुद की संतान नहीं है तो वो राजा जब तक जिंदा है वो ही राज्य करेगा, उसके बाद जो शासन होगा वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा। कुल मिलाकर ये थी। और हड़प नीति, इसी को हड़प नीति बोलते थे। हड़प नीति किसने लगाई थी? डलहौजी के दिमाग की उपज थी। ठीक है, फिर आता है
पेंशन व उपाधियों की समाप्ति। क्या हो गया था? पेंशन की समाप्ति कर दी थी, उपाधियों की समाप्ति कर दी थी। कुल मिलाकर अंग्रेज भारतीयों को परेशान करते थे हर तरह से। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली थी कि मतलब थोड़ी सा भी कुछ हुआ तो बस पक्षपात करने लगते थे हर चीज़ में। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक व धार्मिक कारण। देखिए ये कारण भी पूछे जाते हैं। आपको लग रहा है कि ये थ्योरेटिकल लिखा है, तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या दिया है? भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता। सही बात है। पश्चिमी सभ्यता क्या है? आज हम केक काट रहे हैं, किसी का बर्थडे होता है तो केक काटते हैं और बढ़िया स्टाइलिश ड्रेस पहनते हैं, तो ये क्या है? ये सब पहले था क्या भारत में? नहीं था। जब से ब्रिटिश अपने भारत में आए हैं, जब से अंग्रेज भारत में आए हैं, तब से ये पश्चिमी सभ्यता अपने भारत में पसरती चली जा रही है। वही दिया है। तो 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले को ही मतलब क्या दिया है? अब सही आ रहा है। 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति पर हकदार बन सकता था। लो, इन्होंने मतलब क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और कह दिया कि अगर जो क्रिश्चियन धर्म अपनाएगा उसी को हम, जो उनके पूर्वजों की संपत्ति है, उस पर हक देंगे। देख रहे हैं कितना ज़्यादा तनाव उत्पन्न था। सती प्रथा की समाप्ति हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाल विवाह पर रोक हो गया। ठीक है। ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा, वो अभी ऊपर समझ में ही आ रहा था। जातिवाद की उपेक्षा की गई। सही है। ठीक है। अगला है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। अब यहाँ से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो मंगल पांडे थे 34वीं बटालियन से थे। सबसे पहले तो याद रखिए कि 1857 में मंगल पांडे कौन सी बटालियन से थे? 34वीं बटालियन से। तो पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस बटालियन से थे? 34वीं बटालियन से। तो क्या हुआ था कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। और फांसी पर कब चढ़ाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, इस डेट को बिल्कुल से रटा होना चाहिए सबके दिमाग में। तो फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। कब दी गई थी फांसी? 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। और 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन से थे, इन्होंने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। आ गया समझ में? फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण जान लेते हैं। आर्थिक कारण था व्यापार का विनाश हो गया था, किसानों का शोषण करते थे, अकाल का पड़ना, इनाम की जागीरें छीनना। देखिए आपको कोई गिफ्ट दे दे और बाद में, जैसे आपको हमने कोई गिफ्ट दे दिया, मान लीजिए हीरा दे दिया, ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास हीरा है, हमने आपको हीरा दे दिया। अब कोई आकर आपसे वो हीरा छुड़ाने लगे तो आपको कितना बुरा लगेगा। ऐसा ही अंग्रेज करते थे कि विलियम बेंटिक ने दी गई जागीरें भी छीन ली थी। मतलब इन्होंने क्या हुआ कि जो भी मतलब उपहार थे उनको छीनना स्टार्ट कर दिया। तो इससे जो कुलीन वर्ग था वो असंतोष फैल गया उसमें, तो गलत बात है ना ये तो। अब जो नेक्स्ट आता है ये आता है सैनिक कारण। इसके सैनिक कारण क्या थे? वेतन, भत्ते, पदोन्नतियों में भेदभाव होने लगा। ठीक है। परेड में भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाने लगा। परेड में भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाने लगा। सिख सैनिकों को बाल काटने का आदेश, जबकि सिख जो होते हैं वो अपने बालों को कभी भी टूटने भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने कि सिख सैनिकों को अपने बाल काटने होंगे। तो बताइए ये तो गलत बात है ना। जिसका जो धर्म है उन्हें अपनाने दीजिए, उन्हें मानने दीजिए, लेकिन नहीं, इन्होंने हर चीज़ जो सीधी होती थी वहाँ पर उल्टी करने लगे थे ये लोग। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाता है कि तात्कालिक कारण क्या था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? चर्बी लगे कारतूस। क्योंकि चर्बी लगे कारतूस को मंगल पांडे ने प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो वो कारतूस होते थे उनको मुंह से खींचना पड़ता था, फिर उसको यूज़ करते थे, उसका प्रयोग करते थे। यहाँ से अब आ जाता है प्रमुख तिथियाँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तिथियाँ हो जाती हैं
वो आ जाती हैं। तो देखिए पहली तिथि आती है 29 मार्च 1857। कौन सी? 29 मार्च 1857 पहली तिथि आ जाती है। तो 29 मार्च 1857, ठीक है। तो 29 मार्च को क्या हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर क्या पड़ता है, बैरकपुर छावनी पड़ती है। कहाँ पर? कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर। और छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने, किसने? मंगल पांडे ने गाय व सुअर के कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना। तो 29 मार्च को ही इन्होंने मना कर दिया था, और मना करने की ही वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। पढ़ चुके हैं अभी हम लोग ऊपर, है ना। तो अब नेक्स्ट डेट आ जाती है 9 मई। तो 9 मई में मेरठ छावनी के 85 घुड़सवार, कितने? 85 घुड़सवार सैनिकों ने रंगून से आए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। कहाँ से आए थे ये? मेरठ छावनी के 85 घुड़सवार सैनिकों ने रंगून से, कहाँ से आए थे? रंगून से आए चर्बी वाले कारतूस को मना कर दिया था, ठीक है। 10 मई को इन्हीं सैनिकों ने अंग्रेजों से बगावत कर ली थी। किससे कर ली थी? अंग्रेजों से बगावत कर ली थी। अब 11 मई सैनिक दिल्ली पहुंचे और अंतिम मुगल बादशाह, कौन थे अंतिम मुगल बादशाह? ये थे बहादुर शाह जफर को नेता बनाया और इस संग्राम का नेता बनाया। मतलब 11 मई 1857 को जो सैनिक थे जिन्होंने 10 मई को बगावत कर ली थी, ये दिल्ली पहुँचे। 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में ये कहाँ पर पहुँचे? किसके पास? मुग़ल बादशाह, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र के पास ये पहुँचे। और उनसे इन्होंने कहा कि हमारे जो संगठन है, हमारा ग्रुप है, उसमें नेतृत्व की कमी है, तो हम आपको नेता बनाना चाहते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र ने कहा अब तो मेरा वृद्ध अवस्था चल रही है, क्योंकि वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वृद्ध थे। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो थे वो वृद्ध थे। इन्होंने कहा अब तो मेरा बुढ़ापा चल रहा है, अब मैं क्या इस उम्र में नेतृत्व करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा, सैनिक जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आप बड़े हैं, आप हमें सही सलाह देंगे। तो बहादुर शाह जफ़र ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ से इतनी बात होती है। अब देखिए जो डेट इम्पॉर्टेंट थी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 1857 के नेतृत्वकर्ता। ये कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफ़र जो थे, इन्होंने कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। समझ में तो आ रहा है ना? सारे फैक्ट्स हम क्लियर करवाते चल रहे हैं। कहीं पर भी अगर थोड़ी सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें बताते चलिए, हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आप कमेंट पर छाप दीजिएगा। तो आता है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। बेगम हज़रत महल कहाँ से? लखनऊ से। अच्छा हमें कमेंट पर बता दीजिए कि बेगम हज़रत महल जो थी ये कहाँ से? लखनऊ से तो थी, इनके पुत्र का नाम क्या था ये बताइए। कुंवर सिंह जो थे ये कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से, ठीक है। आता है मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैज़ाबाद। इनके प्रति एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले, उनकी नाक में दम करने वाले कौन थे? तो यही महाराज थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों की नाक में ऐसा दम कर दिया था कि बेचारे परेशान हो गए थे। तो सतारा से किसने किया था? राघो बापू ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है सतारा, तो याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था, सबसे पहली बात। और इसका जो टाइम पीरियड था 1764 से लेकर 1857 था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1764 में इनका आगमन हुआ था और 1857 में इसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। अपने भारत की बात कर रहे हैं। महारानी विक्टोरिया का शासन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति भड़क चुकी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने ब्रिटिश को धूल चटा दी, यहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है महारानी विक्टोरिया का शासन। यहाँ से जो बागडोर पहुँच जाती है वो विक्टोरिया के शासन में आ जाती है।
अब यहाँ से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो कि पहले गोद निषेध के अंतर्गत आता था। अब आता है सेना के संगठन में परिवर्तन हो गया। अब अच्छी सरकार आ जाएगी तो अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। यहाँ से आ गया धर्म की रक्षा होने लगी इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, और ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हो गया। समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, हिंदू जनरल से वायसराय पद आ गया। तो 1857 में ही वायसराय पद की नियुक्ति हुई थी। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किस वायसराय के टाइम पे हुई थी? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट शायद छूट गया है पीछे, तो इसको याद रखना है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता ने यहाँ पर जोर पकड़ा था और मुस्लिम साम्राज्य का खात्मा यहाँ से हो गया था, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह थे और उनकी जब मृत्यु हो गई इधर पे तो यहाँ से मुग़ल साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। समझ गए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ब्रह्म समाज। क्या स्टार्ट होता है? ब्रह्म समाज। ठीक है। और ये किस शताब्दी का है? तो ये है 19वीं शताब्दी। किसका? 19वीं शताब्दी का। सबसे मेन चीज़ पूछी जाती है इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में कहाँ से? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। तो पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में 20 अगस्त को। कहाँ पर? कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय और प्लस किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, अस्पृश्यता, इन सब की समाप्ति करना था। ठीक है। यहाँ बात हो गई इतनी। अब अगली बात आती है कि भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थीं इनके विरुद्ध खड़े होकर संघर्ष किया था। फिर आता है आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो इसे जो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? इन्हें भी राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। इसकी रचनाएं आ जाती हैं मिरातुल अखबार, किसकी है? राजा राम मोहन राय की। तूफातुल मुबादीन किसकी है? ये भी राजा राम मोहन राय की है। तीसरी आती है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये किसकी है? ये भी राजा राम मोहन राय की है। और एक और चौथी आ जाती है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी, ये क्या हो रहा है, लिख ही नहीं रहा है। तो चौथी आ जाती है संवाद कौमुदी, ये किसकी है? तो ये भी किसकी हो जाती है? तो ये किसकी हो जाती है? राजा राम मोहन राय की हो जाती है। तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तोहफातुल मुबादीन और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये किसकी है? ये सब किसकी है? राजा राम मोहन राय की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि राजा राम मोहन राय को एक और कुछ कहा जाता है। क्या कहते हैं? युगदूत। तो युगदूत की उपाधि किसने दी थी? इनको राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी, या फिर इनको युगदूत किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ब्रह्म समाज के अंतर्गत क्या क्या बंद हो गया था? तो समझिएगा, सती प्रथा कब बंद हुआ था? ये 1929 ईस्वी में बंद हुआ था। और किसके प्रयासों से? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो गया था 1929 में। बाल विवाह का खात्मा हो गया था। जाति तंत्र और अन्य सामाजिक बुराइयों का भी यहाँ पर अंत हो गया था। 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ी थी, जिससे यह आदि समाज में विभक्त हो गया था। किसमें? आदि समाज में ये विभक्त हो गया था। और किसने किया था? ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने बंद किया था। आ जाता है आदि ब्रह्म समाज का नारा क्या था? ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। क्या है? ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। इसका जो सिद्धांत है
सिद्धांत केवल आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है? पहला, ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। ये कर्ता गलत लिखा है, कर्ता ऐसे नहीं लिखते हैं, आप सभी जानते हैं कैसे लिखते हैं, जल्दबाजी में शायद गलती हो गई है। सर्वव्यापी व निराकार है। आत्मा अमर है, अजर है और शरीर नाशवान है। सही बात है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, सभी मानव समान है। प्रेम व सत्य में विश्वास करना चाहिए, छुआछूत के विरोधी होना चाहिए और अंधविश्वास का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ यूपी, पंजाब, मद्रास में फैली। सही है। ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे? शिक्षा संबंधी कार्य था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति, ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा का विरोध। बिल्कुल करेक्ट बात है। समाज में व्याप्त बुराई खत्म करना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है, इसकी उपलब्धि क्या थी? जो समाज था ये, इसकी उपलब्धि क्या थी? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। पीछे अभी हमने देखा किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अच्छा, ये बताइए कि राजा की उपाधि इनको, राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ठीक है, आता है, समाज में काफ़ी सुधार हुआ, भेदभाव, जाति प्रथा का खत्म हुआ और राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद बागडोर किसने संभाली थी? ये संभाली थी रामचंद्र विधावागीस। किसने? रामचंद्र विधावागीस ने संभाली थी। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है प्रार्थना समाज। क्या आता है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज देख लेते हैं। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में बम्बई में की थी। प्रार्थना समाज भारतीय जागरण के दौर में धार्मिक व सामाजिक सुधारों के लिए स्थापना की गई थी। किससे प्रेरित होकर? ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर। कुल मिलाकर ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और अब इसमें कंपेयर देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1867 ईस्वी में बम्बई में। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अब इसके नियम व सिद्धांत देख लेते हैं। इसके नियम व सिद्धांत क्या हैं? तो ईश्वर ही ब्रह्मांड का रचयिता है, मूर्ति पूजा का विरोधी कहते हैं और ईश्वर अवतार नहीं लेता और कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा हो। समझ गए? तो अब इसके कार्य आ जाते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। प्रार्थना समाज ने रनाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। नेक्स्ट आता है पॉइंट, इन्होंने 19वीं शताब्दी के 9वें दशक में नारी जागरण योजनाओं का आरंभ किया। बहुत अच्छी बात करी। अब यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। और ये किसकी योजनाओं का फल है? तो ये प्रार्थना समाज की योजनाओं का फल है। इसमें कुछ ये मिट गया है पानी की वजह से। 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित पहला विद्यालय जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ठीक है, अब आ जाता है आर्य समाज। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से? बम्बई से। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। इसके बाद दूसरा आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की कब हुई थी? 1867 में हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में। कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। तीसरा आ जाता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कहाँ भी हुई थी? बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना अब आ जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? ये बेलूर मठ में कलकत्ता में की थी। ठीक है, और कब की थी? ये 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में की थी अपने गुरु के नाम पर। और ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे? बंगाल के महान संत थे। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका दूसरा नाम था। ठीक है, आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो अब देखिए, जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो रही है यहाँ पर, और वहीं 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हो रही थी। और अपने भारत में स्थापना कब होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो 1882 में अड्यार मद्रास में। आ गया समझ में? हाँ, तो अब आती है बुक। सत्यार्थ प्रकाश बुक किसकी है? तो ये किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। और इसका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। इसमें एक एक लिखा पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम को देखकर ही ये पॉइंट लिखे गए हैं। और सारा का सारा मटेरियल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एनसीईआरटी से छांट कर लिखा गया है। हर एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी से लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दयानंद सरस्वती जी का नाम क्या था? इनका नाम था मूलशंकर। मूलशंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती जी का। इम्पॉर्टेंट है। भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? दास प्रथा को 1843 में किया गया था। किसने किया था? कब किया था? 1843 में। और ये किसका नारा है? भारत भारतीयों के लिए। ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ये जितने भी पॉइंट दिए हैं मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम को देखकर ही बनाई गई है ये वीडियो। तो दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? 1843 में। और भारत भारतीयों के लिए है, ये कब बताया, किसने बताया था? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट आ जाता है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। तो फिर कहाँ हुई थी? जब भारत में नहीं हुई तो फिर कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल। ब्रिस्टल ये कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। ठीक है, कब की थी? आप नीचे छाप कर बताइए। बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? पटना था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? गोविंद रनाडे को कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। अच्छा, हमें ये बताइए कि गांधी जी के जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, इनके गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? यही थे गोविंद रनाडे, महाराष्ट्र के सुकरात जिनको कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि शिकागो में विवेकानंद प्रसिद्ध कब हुए थे? ये 1893 में। बात ये थी कि 1893 में ये शिकागो गए थे, वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था, बहुत अच्छा भाषण दिया था और वहाँ के लोग देखते रह गए थे इनको, तभी से वहाँ से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। आ जाता है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो ये कौन है? राजाराम मोहन राय। अभी हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, तत्वरंजनी सभा की, और तत्वबोधिनी पत्रिका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना मतलब किसकी है? तो ये किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर की है। और तत्वरंजनी सभा किसकी है? ये भी देवेंद्र नाथ टैगोर की है। और जबकि तत्वबोधिनी सभा वो क्या कहते हैं हम, हाँ, तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर की है। वामाबोधिनी पत्रिका, वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने चलाई थी? ये केशव चंद्र सेन ने चलाई थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। धार्मिक कानून 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून आया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है
महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी किसको कहते हैं? ये कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक लोक हितवादी कहते हैं। और आता है देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और राधा स्वामी सत्संग की संस्थापक कौन थे? ये थे शिवदयाल साहब थे। फिर आता है फेबियन आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे एनी बेसेंट। ऐसे याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, फेविकोल लगाकर एनी बेसेंट चिपक गई। फेविकोल लगाकर एनी बेसेंट चिपक गई, याद करना है, ट्रिक बना लो कोई भी। तो फेबियन आंदोलन, एनी बेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है 20वीं सदी के आरंभ में होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। कौन सा था? अहरार। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा है ना, सबका सब इंपॉर्टेंट है, सब आप ही के लिए लिखा गया, स्पेशली सुपर टेट वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुपर टेट वाले तो गलती से भी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उनके लिए ना ये अमृत है, अमृत। भारत समाज सेवक की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब आया था? 1925 में आया था। आर्टिकल 25 में ही सिखों के कृपाण, कच्छा और ये जो 5 चीज़ें होती हैं ना, उसमें दिया हुआ है धारण करने के लिए। तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में बनी थी। पहली महिला हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। अब हमें नीचे कमेंट पर बता दीजिए कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और कब बनी थी, किस अधिवेशन में बनी थी। आ जाता है राजा राम मोहन राय की फारसी बुक कौन सी है? 1809 में तुहफ़तुल मुवादीन ये थी। ठीक है। आती है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी थोड़ी सा भी कन्फ्यूज़न है ना, तो आप हमें कमेंट पर कर दीजिए, हम आपका कमेंट देखकर आपका उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। वैसा मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी आपको थोड़ी सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि कन्फ्यूज़न कहीं हो ही नहीं सकता। इसका मैं खुद खुलेआम दावा करती हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है एनसीईआरटी बुक से खुद छांट के, मतलब एक एक पॉइंट को ऐसे ढूंढा है ना कि जैसे अब बता नहीं सकते, भगवान को भी कैसे ही ढूंढता होगा कोई। तो देखिए लिखा है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? डेरोजनियो ने किया था। देवबंद आंदोलन कब चला था? 1867 में याकूब में चला था। ठीक है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सन याद रहे ना रहे, लेकिन किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। फराजी आंदोलन किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह। ये सब आप पढ़ चुके होंगे एक बार। आपका अगर ये दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए रामबाण है, सच में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो पहली बार पढ़ रहा है वो 3 से 4 बार इसको पढ़ ले, 3 से 4 बार, मोस्टली 3 से 4 बार देख ले, उतने में आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कहाँ पर होती है? अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो अब देखिए सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं। पहले 1857 की क्रांति देखी, फिर हमने समाज सुधारक देखे, समाज सुधारक से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कवर किए। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तरफ, मतलब सीक्वेंस से चल रहे हैं, मतलब ईयर बाय ईयर चल रहे हैं। ठीक है। तो अब आता है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कितने लोग थे इसमें? 72 लोग थे। कितने थे? 72 लोग। पूछा जाता है 72 थे। ठीक है। आता है कि प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना कितने अनुयायियों के साथ हुई थी, कितने प्रतिनिधि साथ मतलब उपस्थित थे उधर पे, तो वहाँ पर उपस्थित थे 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। और कब स्थापना होती है, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर, बॉम्बे में होती है। और किस जगह पर होती है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है। नेक्स्ट आता है, अब संस्थापक कौन थे इसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो स्कॉटलैंड के एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS एओ ह्यूम थे। कौन थे संस्थापक, एओ ह्यूम थे। इसकी शुरुआत 1883 से ही प्रमुख नेताओं का एक संगठन बनाने की शुरुआत एओ ह्यूम द्वारा शुरू हो जाती है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस प्लस एओ ह्यूम, इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड डफरिन। उस टाइम पर वायसराय था। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उस टाइम पर वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और किसने स्थापना की थी, एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी, 28 दिसंबर 1885 में की थी। किसने, एओ ह्यूम ने की थी। और कहाँ पर की थी, बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ से अधिवेशन आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं। जितने दिए हैं इतने तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो पहला अधिवेशन तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए। पहला कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कहाँ पर हुआ था, 1886 में हुआ था। कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। और कौन थे इसके, दादा भाई नौरोजी थे। फिर आता है 32वां कब हुआ था, 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और अंबिकाचरण मजूमदार थे। आता है 40वां कब हुआ था, तो 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार, मतलब एक ही बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और कब बने थे, 1924 में बने थे। कहाँ पर, बेलगांव में। ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में है। तो एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, वो कौन सा अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। कहाँ पर, कर्नाटक में। आता है 56वां, 1947 में दिल्ली में हुआ था। और ये कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब 1947 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और कहाँ, दिल्ली में, 56वां था। तो ये हो जाती है अधिवेशन की बात। आ जाता है नेक्स्ट कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सेशन कहाँ हुए थे। सबसे ज़्यादा जो सेशन अधिवेशन हुए थे कहाँ हुए थे, ये कलकत्ता में हुए थे। कितने बार हुए थे, 10 बार हुए थे। कितने बार, 10 बार। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था। आता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। श्यामलाल द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल के द्वारा लिखा गया है जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किस अधिवेशन में गाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो कब गाया गया था, 1925 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1925 में। और कहाँ पर, किस अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में। और किसने गाया था, श्यामलाल द्वारा गाया गया था। क्या गाया गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, याद रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण किसने दिया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने सबसे पहले देसी भाषा में भाषण दिया था। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। कौन थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की। आता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में तो पहला हो गया था, ठीक 10 साल बाद। ठीक 1907 में हो गया था, ठीक 10 साल बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। किस अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन 1918 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये
बदरुद्दीन तैयब जी ही पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के। दूसरी महिला अध्यक्षा व प्रथम भारतीय कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। और कब इन्होंने किया था? 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? कानपुर में। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। दूसरी कौन थी? सरोजनी नायडू। अब पूछा जाता है तीसरी महिला कौन थी, क्योंकि पहला और दूसरा तो सब कोई रट लेते हैं, लेकिन तीसरी बात आती है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। तो वही आंसर हो जाता है श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। अब आता है प्रथम सेशन में कुल प्रतिनिधि कितने थे? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, कितने थे? 72 थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज से अब स्टार्ट हो जाता है बंग भंग आंदोलन। तो देखिए हमने कितने सीक्वेंस से पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा पहले बताइए? 1857 की क्रांति, फिर समाज सुधारक, फिर यहाँ कांग्रेस की स्थापना हो जाती। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बंग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल का जो विभाजन की घटना होती है। समझ गए? सीक्वेंस से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और वही पढ़िए जो एग्जाम में आना है बिना टेंशन के। तो आता है, क्या लिखा है? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 को होती है। कब होती है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब होती है? तो ये हो जाती है 19 जुलाई 1905 को हो जाती है। समझ गए? ठीक है। भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। कुल मिला के राजनीति चल रही थी कि हिंदू को अलग किया जाए, मुस्लिम को अलग किया जाए। तीसरा पॉइंट आता है, बंगाल विभाजन की डेट 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई। तो देखिए अब यहाँ से एक बताती हूँ बात मैं आपको कि 16 अक्टूबर 1905 में डेट रखी गई थी बंगाल विभाजन की, लेकिन हुआ क्या था कि इसके विरोध में 7 अगस्त डेट पहले से घोषित कर दी गई कि 16 अक्टूबर 1905 को हम बंगाल विभाजन कर देंगे। ठीक है। लेकिन 7 अगस्त 1905 को ही क्या हुआ, यहाँ से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, मतलब यहाँ से स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हो गया। इसके विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो यहीं पर देखिए क्या बोला गया है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही अंग था। इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और धर्म के आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीति अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो क्या बोल रहे हैं देखिएगा, 1911 में बंगाल का जो 2 विभागों में विभाजन हुआ था वो दोनों मिलकर एक हो गए। तो अब देखिए रणनीति कैसी चल रही है। लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा पत्र जारी किया और बंगाल को 2 भागों में बांटा। पूर्व में मुस्लिम को, पश्चिम में हिंदू को रखा गया। और बंग भंग की समाप्ति कैसे हो गई? 1911 में 12 दिसंबर के दिल्ली में एक दरबार हुआ जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल विभाजन समाप्त किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया था। और यही जॉर्ज पंचम थे जब अपने भारत में आए थे तो यहाँ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किसके स्वागत में? ये किया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। ठीक है। आता है अब यहाँ से इतनी बात हो जाती है, बंगाल विभाजन समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ से यहाँ की लड़ाई शुरू हो जाती है 1919 की। तो इसमें पहली लड़ाई की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट में ऐसा था कि मतलब खुली सरकार थी, जिसके ऊपर शक हो उठा के पटक दो, उठा के जेल में बंद कर दो। कुल मिलाकर ये था। इसी को हमने काला कानून कह दिया गया था। जिस पर भी शक होता था उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। न ये
उसने कुछ किया हो या ना किया हो, कोई सुनवाई नहीं थी, सीधे उठाया जेल में डाल दिया। ये था रॉलेट एक्ट। अब इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कब आया था। मार्च 1919 में भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडियन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का विरोध किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। तो शैतानी लोगों की संज्ञा किसको दी थी? ब्रिटिश सरकार को। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का इसी को कहा गया था, क्योंकि इसमें बिना किसी मुकदमा के ही जेल पर बंद कर देते थे। भले ही उसने कोई काम किया है या नहीं किया है, किसी को मारा है नहीं मारा है, बस जिस पर भी संदेह हुआ उठा के जेल में पटक दिया। आता है एक्ट का लागू करना कैसे क्या था। भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध करने के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक लागू किया गया और इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस प्रकार अपने अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। तो अब यहाँ से आता है जलियांवाला बाग। यहाँ तक हो गया रॉलेट एक्ट। अब जलियांवाला बाग का हत्याकांड क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो चल रहा था, इसी पर एक बैठक बुलाई गई थी जलियांवाला बाग पे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, इसी इशू पर बात करने के लिए जलियांवाला बाग पर यहाँ पर बैठक हो रही थी। और लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो राजा था जनरल डायर, उसने यहाँ पर इस सभा में, इस चल रही सभा में गोलियां चलवा दी थी। तो अब जब गोलियां चल जाएंगी सभा में तो वहाँ पर भगदड़ मच गई। तो ना किसी का हाथ ना किसी का पैर, कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ से ऐसी कहानी थी। अब पढ़ते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज में गोलियां चला दी गईं और निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला गया था। ऐसी घटना थी। और नीचे दिया है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में ये एक ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर था, राजा नहीं था। उस सभा में उपस्थित भीड़ में गोलियां चलवा दी और अमृतसर के अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। मतलब 484 शहीदों की सूची जो बनाई गई थी उसमें से 388 तो शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक दिवस। ऐतिहासिक दिवस के बारे में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। इसी दिन 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के थे। 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे और ये अंतिम थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किस दिन की थी? बैसाखी के दिन की थी। और किस सन में की थी? ये कमेंट पर छाप दीजिए। अब आता है नेक्स्ट, आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को उपाधि मिली थी नाइटहुड की। ये उपाधि जो थी ये किस हत्याकांड में इसको लौटा दी गई थी? तो ये कब लौटा दी गई थी? इसी में जलियांवाला बाग के टाइम पर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी, क्योंकि जब इतना नरसंहार हो रहा था तो यहाँ पर इन्होंने कहा हम ऐसी उपाधि का क्या करेंगे जिसमें हमारे भारतवासियों का नाश हो रहा है। नेक्स्ट आता है 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धा। अब आ जाता है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब से है? 1919 से लेकर 1922। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों लोग तुर्की के साथ हो गए और मतलब तुर्की के साथ जो अन्याय हुआ था उसके विरोध में ये खिलाफत आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया।
किसने किसने? मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद ने, तीनों ने मिलकर जो तुर्की के साथ अन्याय हो गया था उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अब इस आंदोलन के संचालन के लिए बड़ी जो खिलाफत समिति थी, इसमें महात्मा गांधी ने भी मतलब भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते क्रोध ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जन्म दे दिया। तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक ब्रिटेन के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विरुद्ध मतलब ब्रिटेन के विरुद्ध भाग लिया था। किसने लिया था? तुर्की ने। समझते जाइएगा, खेल हो रहा है, अब देखिएगा। तुर्की, जो कि ब्रिटिश ने अन्याय किया था, 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली ने ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। अभी हमने ऊपर देखा। नीचे आ जाता है, तुर्की के सुल्तान को खलीफा, मतलब जो तुर्की का सुल्तान होता था उसको हम लोग खलीफा अर्थात मुस्लिमों का धर्मगुरु मानते थे। ठीक है, खिलाफत के आंदोलन जल्द ही स्वराज और पंजाब में दमन के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के साथ मिल गया। अब देखिए, हो गया खेला। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, गांधी जी नेतृत्व में 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सरकार के विरुद्ध पहली बार और बाद में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरकार के विरुद्ध संघर्ष हेतु एक नया कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई। समझ गए? नेक्स्ट आता है नागपुर अधिवेशन, जिसमें 15,000 प्रतिनिधियों ने, कितने? 15,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और वैधानिक व शांतिपूर्ण तरीकों से भारतीयों के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस के संविधान का प्रथम प्रावधान बना दिया गया। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट आता है अल हिलाल व कामरेड पत्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रह जाता है जिसमें हिस्ट्री आती हो और ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल पत्रिका किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है। और कामरेड पत्रिका पूछता है तो वो किसकी है? वो भी अबुल कलाम आज़ाद की है। समझ गए? हाँ। तो अब देखिए क्या है कि कमाल बादशाह ने तुर्की के खलीफा पद को ही खत्म कर दिया। किसने खत्म किया था? याद करते जाइएगा, यहाँ से एक एक पॉइंट बन रहा है। किसने तुर्की के खलीफा पद को खत्म किया था? कमाल बादशाह ने। और यह खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। समझ गए? अब मोपला विद्रोह इसी आंदोलन से जुड़ा है। मोपला विद्रोह जो है वो केरल से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? केरल से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है सन 1920 अगस्त में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। किसने लौटाई थी? गांधी जी ने। केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो गांधी जी ने लौटा दी थी, क्योंकि अहिंसा हो रही थी और अहिंसा के खिलाफ थे कौन? गांधी जी। ब्रिटिश सरकार से इस उपाधियों का प्राप्त करना अब भारतीयों के लिए सम्मान का विषय नहीं रह गया था। बिल्कुल सही बात है कि तुम हमारे भारतीयों को परेशान कर रहे हो और हम तुम्हारी उपाधियां लेकर घूमें अपने यहाँ पर, तो ये तो गलत बात है ना। तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी? नाइटहुड की उपाधि। तो इन दोनों लोगों ने, और भी कई सारे लोग थे, उन्होंने भी अपनी उपाधियां लौटा दी थी। तो अब यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अतः सरकार के साथ असहयोग किया और बाद में विधायिकाओं का भी बहिष्कार कर दिया। मतलब ब्रिटिश का विरोध कर दिया इन लोगों ने और इन्होंने कहा हम आपका कोई भी चीज़, कुछ भी उपाधि हो या वस्त्र हो या कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हर चीज़ का हम बहिष्कार कर देंगे। तो यहाँ तक था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आंदोलन, आ जाता है असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। स्वराज्य की मांग को लेकर ये हुआ था। असहयोग आंदोलन स्वराज्य की मांग को लेकर हुआ था। सितंबर 1920 से कहाँ गया? हाँ, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। किसके किसके? महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, जिसने
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सही बात है, अभी तक कितना अन्याय होता जा रहा है, तो क्या हम आगे न्याय की थोड़ी सी भी उम्मीद कर सकते हैं? बताइए, अभी तक इतना मार कुटाई हो रही है, कोई गोली चलवाए दे रहा है, कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, कहीं असहयोग आंदोलन चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब क्या है? खिलाफत आंदोलन चल रहा है, तो ये सब क्या है? मार कुटाई ही तो है, एक तरह से अन्याय है। तो हमें न्याय की उम्मीद कहाँ से मिले? तो गांधी जी ने यही बात बोली कि हमें अनुभव किया है कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। कुल मिला के गांधी जी ने कह दिया कि अभी तक जो हमारा भारत था, पूरा भारतवासी अभी तक जो ब्रिटिश के सहयोग में थे, अब हम वो सहयोग वापस ले लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, समझ आ गया? यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। देखिए कितना पावर आ गया था कि ब्रिटिश प्राधिकारी भी यहाँ से हिल गए थे, यहाँ से जड़ें उनकी हिल गई। अब देखिए क्या होता है खेल। फिर स्टार्ट होता है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में कांग्रेस महासचिव के अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, समझ गए? तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है सविनय अवज्ञा और ये सब चीज़ें, मतलब मन में इनके स्टार्ट हो गया था। अब देखिए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेज सरकार को अपने भूलों पर कोई दुख है, अतः अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मतलब अंग्रेज सरकार को अपनी भूल का कोई भी दुख नहीं है, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जो नई व्यवस्थापिका बनेंगी हमारे स्वराज्य की मार्ग दिखाएंगी, उसको प्रशस्त करेंगी। ये बात हो गई। फिर आता है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। समझ गए? ये तो आ गया, लेकिन फिर इस प्रस्ताव का बहुत विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ। गांधी जी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। किसने कह दिया? एनी बेसेंट ने कह दिया कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। अब फिर क्या होता है? गांधी जी इस विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा करते हैं और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ में विरोध किया था इनका। ठीक है, फिर भी अली बंधुओं, समझिएगा, अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण था जहां से गांधी युग प्रारंभ होता है। कहाँ से? यहीं से गांधी युग प्रारंभ हो जाता है। अब आता है नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन आता है? नागपुर अधिवेशन आ जाता है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन से? पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर, देखिएगा, स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित कर दिया। क्या? पहला, स्वराज्य का लक्ष्य घोषित कर दिया और दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की। किसकी? रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की जो इस प्रकार थी। सभी वयस्कों को, उसमें क्या पॉइंट दिए गए थे कि सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए।
ठीक है। दूसरा था 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि स्वदेशी वस्तुओं अर्थात मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और नेक्स्ट था यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए, मतलब इंग्लिश का प्रयोग ना करते हुए हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो ये थी मांगे। फिर बहिष्कार का निर्णय कैसा क्या था, तो इसको भी समझ लेते हैं। गांधी जी के विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव पर चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे। कौन नहीं थे सहमत? चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी तो बहिष्कार करने पर लगे थे, लेकिन चित्तरंजन दास ने कह दिया कि हम आपके सपोर्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूँ। लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, देखिए ये भी विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयास से संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए। स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए और आंदोलन को आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ये किसका कथन है? तो ये कहा था गांधी जी ने कहा था। क्या कहते हैं गांधी जी? आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। समझ गए? नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चौरी चौरा कांड। देख रहे हैं कितना तनावपूर्ण माहौल था और ऐसे में आज़ादी मिलना बहुत कठिन था। खुद का संविधान बनाना कितना कठिन था ये आप लोग अभी समझ रहे होंगे इस कंडीशन में। बिल्कुल से आप ये समझिए कि लाइव चल रहा है, बिल्कुल से ऐसा समझ लीजिए कि चल ही रहा है माइंड में, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे सामने। चौरी चौरा कांड तो क्या है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको क्योंकि अपने यूपी से संबंधित है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक क्या है? कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। किसको? पुलिस चौकी को आग लगा दिया, और जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी, कितने थे? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। समझ गए? मतलब चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहां पर 5 फरवरी 1922 को जो भारतीय जो थे वो ब्रिटिश सरकार से नाराज थे। तो उन्होंने क्या किया था कि पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे जो कि जिंदा थे, मतलब बैठे हुए थे, और वहां पर पुलिस चौकी में आग लगा दी। यही घटना कहलाती है चौरा चौरी कांड। ठीक है, इस घटना को ही चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और इसे वापस ले लिया। सबसे बड़ी गलती थी गांधी जी की, असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया। जो असहयोग आंदोलन पहले चलाया था कि हम ब्रिटिश का जो मतलब अंग्रेज था उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने बाद में कह दिया कि हम जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसे हम वापस लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। चौरा चौरी कांड का मुकदमा किसने लड़ा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी इसका मुकदमा किसने लड़ा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था, और उन्हें बचा ले जाना उनकी बड़ी सफलता थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1922 की गया कांग्रेस में खन्ना जी ने व उनके साथियों ने खन्ना जी ने व उनके साथियों ने बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में फिर 2 विचारधाराएं बन गईं। कांग्रेस में फिर से फूट पड़ने वाली है। अब देखिए, एक उदारवादी नरम दल तथा दूसरा विद्रोही गरम दल। गांधी जी विद्रोहियों को हुल्लड़बाज कहते थे। ठीक है, ये किसने कहा है? रिबेलियन ने कहा है।
गांधी जी जो थे वो विद्रोहियों को हुल्लड़बाज कहते थे, और ये किसने बताया है? ये बताया है रिबेलियन ने। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष हेतु जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, जेल में बंद कर दिया गया। अब आता है काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती। तो ये फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड में किया गया। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। उस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, और क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, HRA के सदस्य थे। अब आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो 1923 में। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाका डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर, डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति बदली और सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला सबसे बड़ा प्रयास था। रामप्रसाद बिस्मिल ने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? काकोरी के शहीद। रामप्रसाद बिस्मिल की पुस्तक है काकोरी के शहीद, जिसमें लूटा गया धन कितना था? 4,601 रुपये। देख रहे हैं कितना, मतलब 4,000 रुपये उस टाइम पर क्या मायने रखते थे। आप समझिए कि मतलब 4,601 रुपये लूटने के लिए उन्होंने ट्रेन डकैती डाली थी और इतना माल लूटा था। तो काकोरी के शहीद पुस्तक किसकी है? रामप्रसाद बिस्मिल की है। उसमें लूटा गया धन का कितना विवरण दिया गया है? तो 4,601 रुपये और 15 आने व 6 पाई साथ में इसी के। यहाँ से इतनी हो जाती है। अब हमें कमेंट पर बताइए कि जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका जो नया नाम बदल दिया गया है, परिवर्तन हो गया है, क्या हो गया है? आता है साइमन कमीशन। अब यहाँ से साइमन कमीशन आता है 1928 में ये अपने भारत आया था। पंजाब केसरी किसका नाम है? ये लाला लाजपत राय का नाम है, उपनाम है पंजाब केसरी। तो साइमन कमीशन क्या है समझते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार के कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन 8 नवंबर को अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय आयोग की घोषणा हुई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इस आयोग का तीव्र विरोध हुआ। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को इंटर नहीं किया गया था, मतलब किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो लड़ाई केवल यही थी कि केवल इसमें सफ़ेद लोग यानी श्वेत लोग, मतलब अंग्रेज, केवल अंग्रेज ही क्यों हैं, हम भारतीयों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। लड़ाई सिर्फ यहाँ पर इतनी सी थी। तो देखिए क्या होता है। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा, जहां साइमन, तो पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन भारत कहाँ आया था, भारत में कहाँ से प्रवेश हुआ था? तो ये बम्बई से हुआ था। ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और लाहौर में कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, जिसमें लाठियों की चोट से दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कि साइमन आयोग जो है आया था वो भारत में कहाँ से प्रवेश हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। कब? 1928 में। और साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में बना था। लेकिन भारत कब पहुँचा? तो 1928 में पहुँचा। कहाँ पर? बम्बई में पहुँचा।
और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि लाहौर से साइमन का विरोध किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध में हुई थी? तो किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में। और ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसकी मृत्यु लाठियों के चोट से हुई थी? तो किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की। कब हुई थी? 1928 में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित, जिसमें प्रमुख बिंदु थे: द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा है भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। तीसरा है केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व प्रदान ना किया जाए। बर्मा पता है किसको कहते थे? म्यांमार को कहते थे। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। और नोट लिखा है बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। तो याद रखिएगा बर्मा क्या है, हम लिख देते हैं। देखिए बर्मा क्या है? तो क्या है? म्यांमार का ही दूसरा नाम है। आप सभी जानते होंगे म्यांमार का दूसरा नाम है बर्मा। और ये कब अलग हुआ था अपने भारत से? 1937 में। ठीक है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अभी हमने बताया ना, क्योंकि इसमें सभी लोग सफ़ेद लोग थे। सफ़ेद कौन था? अंग्रेज। सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कह देते हैं। क्या? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए ये बनाया गया था। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बरदौली सत्याग्रह। क्या? बरदौली सत्याग्रह व नेहरू रिपोर्ट। कहाँ से? सूरत से। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको? देखिए जितना भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल सॉलिड है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही आगे बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में कहाँ से? गुजरात में। कब? 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों से लगान में 30%, कितना? 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस वृद्धि का जमकर विरोध किया था। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था और सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उन्हें किसानों की मांगों को अपनाना पड़ा। ठीक है, समझ गए? हाँ, आता है फिर कि एक न्यायिक अधिकारी कौन था? ब्रूमफील्ड। कौन था? ब्रूमफील्ड। तथा एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल। इन दोनों ने संपूर्ण मामले की जांच कर लगान 6% कर दी। पहले कितनी थी? 30% थी। पहले कितनी थी? 30% थी। फिर कितनी कर दी गई? 6% कर दी। ठीक है। फिर इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की जो महिलाओं, किन्होंने, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वहाँ की कहाँ की? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की महिलाओं ने किसको? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महिलाओं ने दी थी। किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए, कमेंट बॉक्स पर छाप दीजिए कब हुआ था, हमें बताएंगे सब कुछ। आगे देखते हैं। गांधी जी ने कहा कि, यहां से देखते हैं। तो क्या आता है कि गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। गांधी जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि अब हम स्वराज की मंजिल तक बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे संघर्ष करते रहे तो हम एक दिन स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। समझ गए? हाँ। फिर आती है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या है? साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत सचिव कौन? बिरकेनहेड।
कौन था? ब्रिकेनहेड ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सकें तो इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि चुनौतियां स्वीकार करने में हमारा भारत सबसे पहले नंबर पर आता है। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर चुनौतियां सबसे ज़्यादा स्वीकार की जाती हैं और उस पर सिद्ध भी करते हैं हम लोग, उसको हम करके भी दिखाते हैं। और इस बात का प्रयास किया गया कि साथ में मिलजुल कर संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए। संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए किसने? मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, फिर आता है इस समिति के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने 9 अन्य सदस्य भी, जिनमें से एक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, शामिल किया गया। फिर समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 से 30 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाता है। तो समझ गए नेहरू रिपोर्ट क्या थी? संविधान बनाने के लिए जो पहला मसौदा तैयार किया गया था वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट में संविधान में क्या क्या बातें थी तो समझिएगा। भारत को एक डोमिनियन स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए, पहली मांग थी। दूसरा था केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाए। नेक्स्ट था कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो जाए। चौथा था समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। पांचवा पॉइंट था भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास हो। किसके पास? केंद्र के पास। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हों। समझ गए? नेक्स्ट था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। सही बात है। नेक्स्ट था निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। बिल्कुल करेक्ट बात। मतलब इन्होंने जितनी मांगे रखी थी, बिल्कुल पुख्ता मांगे रखी थी, बिल्कुल सॉलिड मांगे रखी थी कि हमें ये चाहिए। तो देखिए क्या होता है आगे। कोई राजधर्म नहीं होना चाहिए, पुरुष स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव दिया। और जो 13वां पॉइंट था संघीय शासन का प्रस्ताव दिया, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिलनी चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट तो दे दी गई, अब ये पॉइंट दे दिए गए। लेकिन क्या हुआ कि जब अपने भारत में ये चीज़ तो कहा जाएगा, हम हो या आप हो, सभी लोग मानते हैं इस बात को कि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा होगा या फिर कुछ भी हो रहा होगा तो उसका विरोध पहले कर दिया जाता है। तो देखिए ऐसा ही पहले हुआ था, नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ। नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना किसने? मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम क्या कह रहे हैं, हाँ, नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने जोरदार विरोध किया। और उसके पीछे मूल कारण यह था कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। कुल मिलाकर इसलिए इन्होंने विरोध कर दिया कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। और कांग्रेस में कुछ लोग डोमिनियन स्टेट की बात से संतुष्ट नहीं थे। लोग अब इस मतलब जो पॉइंट उन्होंने दिए थे इनसे असंतुष्ट होने लगे लोग। तो अब क्या होता है आगे होता है कि वे पूर्ण स्वराज को नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनेताओं में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में पूर्ण सहमति नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार तो बैठी ही थी रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो चुनौती दे दी थी कि तुम लोग अपना खुद का संविधान तैयार कर ही नहीं सकते। और जैसे तैसे मोतीलाल नेहरू ने जैसे तैसे बनाकर अगर पेश भी किया तो अपने ही भारतीयों ने उसका विरोध कर दिया। तो उन्हें तो मौका मिल गया बोलने का ब्रिटिश सरकार को कि लो, जब तुम्हारे ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो हम कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें क्या था, असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा। और 1930, नोट करिएगा, 1930 ईस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगें की, लेकिन कांग्रेस की मांगें
सरकार द्वारा ठुकरा दी जाती थी। जब ब्रिटिश बैठे हैं मेन पर, केंद्र में बैठे हैं, तो भला कैसे हम लोगों की चल सकती थी? आप खुद ही बताइए। अगर राजा ही हमारा नालायक टाइप का होगा तो हमारी कैसे चल सकती है? राजा तो अपनी ही चलाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। अब देखिए, जनता के मन में यह बात घर बन गई कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर भारतीयों को क्रोध कर दिया। अंततः 1930 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नमक कानून के आंदोलन से हुई। इन्होंने समुद्र तट के एक गांव, कौन सा गांव था? दांडी, जाकर नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। सारा देश जाग उठा और हर आदमी गांधी जी के नेतृत्व की राह देख रहा था। और मार्च 1930 से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई दिशा दिखाई दी, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से सरकार ने नमक पर आबकारी कर लगा दिया, जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा होने लगा। और तो और सरकार के पास नमक बनाने का एकाधिकार भी आ गया। देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा जो लिखा है, क्योंकि बहुत एक तरह से बोले तो हाई स्पीड में, जैसे एक्सप्रेस की तरह लिखा है मैंने, तो बहुत हाई स्पीड में लिखा है, इसलिए जल्दी जल्दी में बहुत घसीट कर लिखा हुआ है, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, फिर भी कोऑपरेट करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? गांधी जी का ध्येय था नमक कर पर जोरदार वार करना। किस पर? नमक कर पर। तो इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड इरविन, तो पूछा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब वायसराय कौन था? इरविन था। ब्रिटिश राज्य ने भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा, पर उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। जब राजा ही ऐसा है तो कैसे उस पत्र का जवाब मिल सकता है? जब राजा खुद नहीं चाहता कि हमारे पास कोई पत्र आए या फिर हम उस पर कोई कार्रवाई करें, तो हम चाहे लाखों पत्र लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ये हो रहा था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा और 12 मार्च 1930 को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 अनुयायी, मतलब 78 स्वयंसेवकों सहित दांडी यात्रा पर निकल पड़े हैं। और दांडी उनके आश्रम से 241 मील दूर समुद्र किनारे बसा एक गांव है। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाना शुरू कर दें। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट आता है, वह चाहते थे कि जनता खुलेआम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्यवाही के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाईं और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने में तो नंबर 1 थे वो लोग। तो देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह यरवदा जेल में शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार की नाकों में दम कर दिया था और जेल में बाढ़ सी आ गई थी। देख रहे हैं कि कितना उथल पुथल हो गया था केवल एक आंदोलन की वजह से। कौन सा आंदोलन था? नमक तोड़ो आंदोलन। ठीक है, नमक आंदोलन की वजह से कितना कुछ हो गया था। पूरे भारत में जेलें भर गई थी, मतलब जेल में बाढ़ सी आ गई थी। अब आता है सविनय आंदोलन के कारण। क्या थे सविनय आंदोलन के कारण? ब्रिटिश सरकार का नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर देना, जिससे भारतीयों के पास संघर्ष के अलावा कोई मार्ग नहीं था। बिल्कुल सही बात है। अब ये मुंह पर देख भी रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? हाँ, आ रहा होगा। हमें तो लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ, भारत में आर्थिक स्थिति शोचनीय थी और भूखमरी बहुत चरम सीमा पे थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी।
फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार विरोधी होता गया और गांधी जी ने इसका फायदा उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया था। और निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निष्कर्ष निकल आया कि इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। हजारों महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग को छोड़ भारत के सभी दलों और सभी वर्गों इस आंदोलन का साथ दिया। मतलब देख रहे हैं कि पूरा देश उमड़ पड़ा था, बच्चा, महिलाएं या फिर आदमी पुरुष जो भी थे सभी टूट पड़े थे। तो ये एक इसमें सबसे बड़ी बात थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी? यूनिटी थी। यूनिटी ऐसी कि वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ पुरुष भी थे, वहाँ बच्चे भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब सरकार भी गांधी जी और कांग्रेस के महत्व को समझने लगी थी। वह समझ गई कि आंदोलन को केवल ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता, अतः संवैधानिक सुधारों की बात सोची जानी चाहिए। इस उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, परंतु कांग्रेस का बहिष्कार के चलते वह असफल रहा। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बाध्य होकर फिर क्या होता है? फिर देखिए, बाध्य होकर सरकार को गांधी के साथ समझौता करना पड़ा और जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है गोलमेज सम्मेलन की बात। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 ईस्वी तक के बीच में लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? लंदन में। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन 31 अगस्त 1929 ईस्वी की घोषणा के तहत पर हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके उपरांत भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया। समझ गए? नेक्स्ट आता है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और उसके एक मास के उपरांत ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमन नीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। देखिए कितना कुछ हो रहा है इधर पे। इसमें यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शांत हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंदर ही अंदर आग सुलगती रही। देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है। निरंतर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही नवंबर 1931 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत और इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन का अध्यक्ष इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने और 3 सम्मेलन आयोजित हुए थे। तो ये हैं 3 सम्मेलन। कौन कौन से? पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 12 सितंबर 1930 ईस्वी से 29 जनवरी 1931 ईस्वी तक। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1930 से लेकर 2 दिसंबर 1931 तक। समझ गए? तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। समझ गए? नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। तो पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले प्रथम सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी या नहीं? तो सम्मिलित नहीं हुई थी। तो फिर किसमें सम्मिलित हुई थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में नेशनल कांग्रेस सम्मिलित हुई थी। आगे देखते हैं, अभी आएगा। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केंद्र और प्रांत, देखिएगा, केंद्र और प्रांत की विधानसभाओं को शासन संबंधी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केंद्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के संबंध के आधार पर हो। समझ गए? हाँ। अब आता है दूसरा सम्मेलन। तो दूसरे सम्मेलन में क्या हुआ था? द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया था। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस, मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग कब लिया था?
तो पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरे या तीसरी में? तो किस में किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो यहाँ से गांधी जी ने भाग लिया था। समझ गए? हाँ, तो अब यहाँ से होता है भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीधे, हाँ, तो क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बंटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार विनिमय हुआ, किंतु इस पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि मुसलमान प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि हिंदुओं से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेजों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ से लड़ाई भड़क उठी हिंदू मुस्लिम के बीच में। इसका लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं की दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने का व्यवस्था कर दिया। समझ गए? यहाँ से अब जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धांतों पर सभी लोग सहमत हो गए, ठीक है, जिन्हें एक श्वेत पत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। ठीक है, यही श्वेत पत्र आगे चलकर 1933 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय शासन विधान का आधार बना। समझ गए? अब यहाँ से गांधी इरविन पैक्ट आ जाता है, गांधी इरविन समझौता। जैसे ही गांधी जी जेल से, पीछे का एक क्वेश्चन छूट गया है, मैं आपको बोल देती हूँ कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली, दूसरी, तीसरी गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर मात्र एक ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। समझ गए? अब चलते हैं इधर पे। जेल से बाहर आए, उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जताई। किससे? लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जताई। कई दिनों तक वे मिलते रहे और अंत में एक समझौते के रूप में बात समाप्त हुई, जिसका नाम गांधी इरविन पैक्ट पड़ा। तो क्या हुआ था इसमें? 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जब सत्याग्रह बंद कर दिया जाएगा और सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, तब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। वहां उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। क्या हुआ? स्वीकार नहीं किया। और गांधी जी विक्षुब्ध होकर भारत लौटे। भारत लौटकर गांधी जी ने देखा कि सरकार तो दमन करने पर लगी हुई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और तेजी कर दिया और सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की कठोर दमन नीति के बावजूद आंदोलन चलता रहा। आंदोलन फिर भी बंद नहीं हुआ, चलता रहा। सरकार ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट तो डाल ही दी थी और अहूतों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़का भी दिया था। और 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से मुक्त होकर 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1934 में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह बंद करने की घोषणा कर दी। समझ रहे हैं कितना खेल हो रहा है इधर पे, कितना ज़्यादा रणनीति चल रही है। हर एक रणनीति पर वार करना है आपको और हर एक रणनीति से ही क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त स्थगित करने की नीति से कांग्रेस की युवा पीढ़ी गांधी जी से अत्यंत रुष्ट हो गई। फिर भी इस आंदोलन से भारतीय जनता में एक नए उत्साह का संचार हुआ तथा कांग्रेस एक जनप्रिय संस्था बनकर उभर आई। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर वायसराय कौन थे? बताइए कौन थे? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो था। ठीक है, तो कौन वायसराय था? लिनलिथगो था। ठीक है, अब देखते हैं भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अगस्त की क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
इस क्रांति का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालना आसान हो गया है और इनको जाना ही पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जगह जगह मित्र राष्ट्रों की पराजय से अंग्रेजों के हौसले पहले से ही चूर हो गए थे और उस पर यह 1942 की क्रांति हो गई। ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य अब टूटकर बिखरने ही वाला है। अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता पाने के लिए यह प्रचार किया कि भारतीय स्वयं ही अपने देश के मालिक हैं और उन्हें आगे बढ़कर अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। और 1942 ईस्वी में जब जापान प्रशांत महासागर को पार करता हुआ 1942 में जब जापान प्रशांत महासागर को पार करता हुआ मलाया और बर्मा तक आ गया तो ब्रिटेन ने भारत के साथ समझौता कर लेने की बात पर विचार किया। यहाँ पर समझौते की बात आ गई थी। अंग्रेजों को डर था कि कहीं जापान भारत पर भी आक्रमण न करते। देखिए, यहाँ से अंग्रेज डर गए, लेकिन गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजों का उपस्थिति के कारण ही जापान भारत पर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने तथा भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने की मांग की। यदि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो भारत युद्ध में सहायता दे सकता था। लेकिन क्या हुआ, आगे देखते हैं। अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे, अतः आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की धमकी दी। कई कांग्रेसी नेता का विचार था कि जापानी खतरे को देखते हुए इस आंदोलन का यह सही समय नहीं था। मौलाना आज़ाद भी गांधी जी से सहमत नहीं थे, यहाँ पर अपने ही अपनों से सहमत नहीं थे। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी और सरदार पटेल के प्रयास से अहिंसक विद्रोह का कार्यक्रम पारित कर दिया गया। समझ गए। पुनः 8 अगस्त 1942, समझ गए। देखिएगा आप यहाँ पे क्या होता है। 8 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई कांग्रेस की महासमिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत मिल गया। अब फिर यहाँ से गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी, बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक संघर्ष शुरू करने की बात प्रस्ताव में घोषित की गई और सरकार ने जन संघर्ष के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की। रातों रात गांधी जी और देश के अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया और महादेव भाई, कस्तूरबा, श्रीमती नायडू और मीराबेन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन नेताओं के जेल चले जाने से भारत चुप नहीं हो गया। करो या मरो का नारा लोगों ने अपना लिया और हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे। सारे देश में हिंसक कार्रवाई फूट पड़ी थी। देख रहे हैं कितना उमड़ पड़ा था भारत में हाँ, तो लोगों ने सरकारी इमारतें जला दी, देश में हड़तालें हो रही थीं और उपद्रव फैल गया था। पूरा भारत एक हो गया था और संघर्ष की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें स्वराज्य चाहिए, हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें अपना स्वराज नहीं मिल जाएगा। वायसराय लिनलिथगो ने इसका सारा दोष गांधी जी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हिंसा को निमंत्रण दिया है। इसी दौरान कस्तूरबा की मौत हो गई और गांधी जी को भी मलेरिया हो गया। वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। भारतीय जनता ने कहा कि उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। अधिकारियों ने यह सोचकर कि वह मृत्यु शैय्या पर हैं, उन्हें और उनके साथियों को रिहा कर दिया। फिर क्या हुआ? असफल प्रयास। क्या असफल? तो देखते हैं। अगस्त आंदोलन सफल ना हुआ और भारत स्वतंत्र ना हुआ। इस आंदोलन ने जन असंतोष को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। यह क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विरोध था, जिसकी तुलना हम वास्टल के पतन या रूस की अक्टूबर क्रांति से कर सकते हैं। अब औपनिवेशिक स्वराज्य की बात बिल्कुल खत्म हो गई तथा अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना निश्चित हो गया और हमें
5 वर्षों के अंदर ही आज़ादी मिल गई। देख रहे हैं कितनी जल्दी आज़ादी मिल गई। फिर अगस्त आंदोलन का कारण क्या था? अगस्त आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक भी थे। क्या थे कारण? देख लेते हैं। पहला कारण था, सर्वप्रथम क्रिप्स योजना से ब्रिटिश सरकार का रवैया स्पष्ट हो गया था कि इंग्लैंड भारत में सही ढंग से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना नहीं चाहता था। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस भारत की आम जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, भारत में एकता का अभाव है, अतः सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं है। समझ के दूसरा पॉइंट आ जाता है, भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका बढ़ गई थी। सिंगापुर, मलाया और बर्मा को छोड़ने के लिए अंग्रेजों को विवश होना पड़ा था और बंगाल छोड़ने के पहले सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए अगस्त आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाता है, बर्मा पर मतलब म्यांमार पर जापानी आक्रमण के समय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई थी और भारतीयों को कष्टदायक स्थिति में रखा जा रहा था और भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार ने व्यवहार से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अगस्त आंदोलन की घोषणा कर दी थी। किसकी? अगस्त आंदोलन की। पूर्वी बंगाल में सरकार ने आतंक का राज्य कायम कर रखा था और सैनिकों को रखने के लिए बलपूर्वक घर खाली करवाया जा रहा था। बिना मुआवजा दिए भूमि अर्जित की जा रही थी। सरकार की तानाशाही के विरोध में आंदोलन प्रारंभ करना आवश्यक हो गया था। युद्ध काल में भारत की स्थिति संकटापूर्ण बन गई थी और मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। कागजी मुद्रा का प्रचार होने लगा था और जनसाधारण को जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करने पड़ रहा था। अतः आर्थिक असंतोष हिंसक क्रांति का रूप ले सकता था। ऐसी अवस्था में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए करो या मरो का नारा दे दिया। तो पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था। समझ गए? यहाँ से पूरी कहानी आपको स्पष्ट हो गई कि कहाँ पर क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किस वजह से ये सारे आंदोलन स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ से हर एक पॉइंट आपका, हर एक स्टोरी, मतलब स्टोरी ही चल रही है एक तरह से, मतलब स्टोरी जैसा ही है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। यहाँ से शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या था? तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाला पहला मिशन कौन था? ये था कैबिनेट मिशन। समझ गए? तो पूछा जाता है कि विश्व युद्ध के बाद आने वाला पहला मिशन कौन था? तो ये था कैबिनेट मिशन। कब? 24 मार्च 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उनका अपना कानून चाहिए और देना ही कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। 16 मई 1946 को रिपोर्ट पेश की गई थी। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये अबुल कलाम आज़ाद था, जो कि सबसे युवा थे। कौन थे? सबसे ज़्यादा युवा थे। ठीक है। प्रावधान था इसमें कि इसमें बताया गया कि भारतीय अपनी सभी संविधान सभा का चुनाव कैसे करें। इस आयोग मिशन में विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अतः एमएल ने इस मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु कांग्रेस व गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीधी कार्यवाही दिवस। इंपॉर्टेंट है। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। अतः वायसराय 12 अगस्त 1946 को
कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने हेतु निमंत्रण भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिसमें एमएल की पूर्णतया उपेक्षा की गई, जिससे वह नाराज हो गई। वह सीधे कार्यवाही दिवस घोषणा कर दी। इस दौरान पूरे देश में दंगे आरंभ हो गए, जिसमें 1,80,000 लोग मारे गए थे। अतः गांधी जी इन्हीं दंगों को रोकने हेतु बंगाल को नोवाखाली स्थान पर, इंपॉर्टेंट है, बंगाल के नोवाखाली स्थान गए। और अब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय गांधी जी यहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत आज़ाद हुआ, तो गांधी जी कहाँ थे? तो ये बंगाल के नोवाखाली स्थान पर थे। समझ गए? हाँ। तथा ब्रिटिश हेड व भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री कहा है। तो वन मैन बाउंड्री किसको कहा जाता है? गांधी जी को। किसने कहा था? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, यहाँ से हो जाता है अंतरिम सरकार की स्टार्टिंग। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 12 थे। प्रमुख कौन थे इसमें? लॉर्ड वेवेल थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग मतलब एमएल, जो हम पीछे एमएल पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको उल्टा मत समझ लीजिएगा कुछ भी, ये मुस्लिम लीग है, समझे? अपनी प्रतिभागिता नहीं दिखाई। नोट क्या लिखा है? नोट लिखा है 26 अक्टूबर 1946 को एमएल के 5 सदस्यों ने अंतरिम सरकार का हिस्सा बनना स्वीकार किया। वह इसी कारण 3 कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया और अंततः अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य या मंत्री हो गए? 14। कितने? 14 हो गए। ठीक है, फिर विभाग और मंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है आपको। कानून मंत्रालय किसके पास पहुंचा? जोगेंद्र नाथ मंडल के। वित्त मंत्रालय लियाकत अली के। श्रम मंडल किसके पास पहुंचा? जगजीवन राम के। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के। खाद्य व कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्रालय राजगोपालाचारी। खेल मंत्रालय अरुणा आसफ अली। ये सब आपको याद करने हैं। कानून मंत्रालय किसके अंडर में क्या आया था? ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, समझदार तो बहुत हैं, तुरंत आ जाता है। आ जाता है भारत का विभाजन व आज़ादी। अब यहाँ से हमें आज़ादी मिल रही है तो जश्न मनाओ। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम कौन थे? एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी और इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को नया ब्रिटिश प्रमुख बनाकर भारत भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, फिर क्या हो जाता है इधर पे? माउंटबेटन योजना। अब यहाँ से आ जाती है माउंटबेटन योजना। ये थोड़ा सा ज़्यादा महीन लिखा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। वैसे समझ में तो सब कुछ आ रहा है, मैं भी यहाँ से बोलती जा रही हूँ और थोड़ा सा कॉपरेट करिए। ठीक है, भारत आए, कब आए थे? 24 मार्च 1947 को भारत आए थे। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देती हूँ तो समझ में आएगा। तो भारत कब आए थे? 24 मार्च 1947 को आए थे। योजना प्रस्तुत कब की थी? ये 3 जून 1947 को की थी। अपनी इस योजना में उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी 14 जून 1947 को मेरठ में हुए अपने अधिवेशन में स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी अपने दिल्ली सेशन में इसे स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा, इधर से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, कौन सी डेट आ रही है निकल के? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता कानून अधिनियम पास कर दिया। कब? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता कानून अधिनियम पास कर दिया और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से संविधान सभा ने सत्ता प्राप्त की। इस अवसर पर एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा जनगण मन गाया गया। इस टाइम पर किसने जनगण मन गाया था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने दी? लॉर्ड
लिंदित्गो ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु है, ये किसने कहा था? कोपलैंड ने कहा था। ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण कार्य भारत का एकीकरण था, ये किसने कहा था? पाणिक्कर ने कहा था। मेरी पीठ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए कील की ताबूत साबित होगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, क्योंकि इनकी लाठीचार्ज होने से मृत्यु हो गई थी। किस आंदोलन में हो गई थी? कमेंट पर बता दीजिए। आता है इरविन व गांधी दो महात्मा हैं, ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। इरविन व गांधी दो महात्मा हैं, किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था, किसने? गांधी जी ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत जिन्ना है, ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तिलक में मेरी रुचि इसलिए है क्योंकि वह संस्कृत विद्वान है, ये मैक्स मूलर ने कहा था। मैं एक समाजवादी हूँ व गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं व राजकुमार पर विश्वास नहीं, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में क्रांति होने जा रही है और मैं इसे जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए, ये कहा था वेवेल ने। तो यहाँ से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट देखे हैं हमने, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्या हैं? सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सारा कुछ कवर हुआ है।